Good evening to all. Sorry, good afternoon. अच्छा, Kiru है Kiru. Kiru, you are there? Kiru Bakaran. Kiru, last time का आपका स्कोर क्या है? Kiru चेक किया आपने, evaluate किया स्कोर? You didn't check. What do you expect? क्या expectation हो रहा है? क्या expectation है Kiru? So this year, यहाँ this year. और लास्ट ईयर का क्या स्कोर रहा है? हाँ चलेगा, no issue. And who else was there in the group of Bhagya? Bhagya group में और कौन था? Anybody else was there? Sir, good afternoon. Good afternoon. हाँ Krishna. Yes, I was into the Bhagya group. Bhagya's group. हाँ. Where is she? Let me connect, sir. Please connect to her and tell her to call me. ठीक है? ठीक है, sir. So those who are positive this year, okay? Hopefully those who are positive for this year May prelims examination, either you have evaluated or you haven't evaluated. Okay? Not evaluated. In both the case, we'll start the preparation from tomorrow. Okay? Now our focus area is Trinity of Mains. Trinity of Mains. What does Trinity of Mains comprises of? It comprises of 3 subjects. That is, एक तो ऐसे है, दूसरा आपका GS 4 का पेपर है और एक है ऑप्शनल का पेपर. इस पूरे इसमें इतने पे फोकस ज्यादा करना है. Now this carries कंसिडरेशन ये है कि ये 500 मार्क्स कैरी करेगा. Trinity of Mains कंसिडरेशन क्या है बताता हूँ. ये 250 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है, और ये कैरी करेगा 250 मार्क्स, ठीक है. दोनों 250 मार्क्स कैरी करेगा. Now approximately or in totality this will carry 1000 marks. Now point is, this is one subject, there is also a single subject, and this is one paper. Now in this, all this paper you are having 1000 marks, ठीक है. And the rest of that, apart from Trinity of Mains, GS 1 250 marks, but there are 5 papers, 5 to 6 subjects, ठीक है. GS 2 again 250 marks, again 4 subjects, ठीक है. GS 3 again 250 marks, and this is again 5 subjects at least, ठीक है. This total comes to 13-14 subject, 14 or 15 subject बनता है ये total. So 14-15 subjects will carry 750 marks, and only 1, 2, and 3 will carry 1000 marks. That's the reason all the mains candidate they focus on this 4 paper. ठीक है.
ऑप्शनल आपका बहुत स्पेसिफिक डोमेन है, ठीक है, उसको मैक्सिमम अटेंशन दो, ठीक है, गिव दैट अ मैक्सिमम अटेंशन, मैक्सिमम अटेंशन दो इसको। नेहा, you have an alternative number of Bhagya, do call her. Okay, sir. आइए। One second, no? Just hold on. No issue. ठीक है? You have joined. Where are you? Bhagya, unmute करो। Bhagya, unmute. Do unmute, please. देखो, आप जितने भी लोग हैं ना मेरे पास में, 20-25 लोग जितने भी हैं मेरे पास में इन टोटल, ठीक है, 1 मिनट, मुझे अब्दुल्ला को ज्वाइन कराने दो पहले। अब्दुल्ला नहीं है शायद ना, मैं अब्दुल्ला से कहता हूँ ज्वाइन। ओके, सो हमारा फोकस क्या है? ट्रिनिटी ऑफ मेंस, ठीक है, हमारा मेजर फोकस ट्रिनिटी ऑफ मेंस है। जिसका भी स्कोर 80 तक जा रहा है, जिसने इवैल्यूएट किया है, काइंडली प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपका 70 से 80 के बीच में स्कोर है तो प्लीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, ज्वाइन द सेशन। ओके, ठीक है, तो जिसका भी 75 से 80 के बीच का स्कोर आ रहा है, डू ज्वाइन, डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। हो गया, एक हफ्ता आपका निकल गया, बहुत एंजॉय कर लिए। हमारे भाई साहब आयुष तो अभी तक के ट्रैकिंग करके लौटे ही नहीं है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करने चले गए हैं, लगता है कब आएंगे, ठीक है। तो तुला म्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा, हमारे पास जैसे कि मैं बता रहा था, ट्रिनिटी ऑफ मेंस होता है एक, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑप्शनल आपको खुद से करना है और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। मेरा आपसे सिर्फ ऑप्शनल को लेकर के ये सजेशन होगा, 2 सजेशन आपके लिए मेरी तरफ से है। पहला, आंसर प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि उससे गाइडेंस लो जिसका उस ऑप्शनल से सिलेक्शन हुआ हो, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट से गाइडेंस लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना वो कह रहा है ना, आप प्लीज उसको फॉलो करिए। जैसे कि आशुतोष है यहाँ पे, आशुतोष, हाँ, तो आशुतोष को जैसे कि मैंने एक पर्सन का नंबर दिया हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री के लिए मैंने नंबर दिया है। तो वो लास्ट टाइम उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार 3 नंबर से रह गया, एक बार 10 नंबर से रह गया। मतलब ठीक है, बहुत बैड लक है, ऐसा होता है, ठीक है, दैट हैपेंस। पर उनका गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे ही कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट को पकड़ो, या जिसने एटलीस्ट इंटरव्यू दिया होगा ना, उसको पकड़ो उस ऑप्शनल के लिए, रादर देन आप कोचिंग पे जाओ, उस पर भरोसा करो, उससे बेटर होगा। ठीक है, अब भाग्या वापस जाके रीज्वाइन करके चेक करो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में जाओ, ज्यादा फ्रूटफुल है वो आपके लिए, ठीक है, ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा बेटर है वो। और दूसरी चीज, अपना फेवरेट एरिया आइडेंटिफाई करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यूपीएससी में, तो वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो स्टैटिक पार्ट्स के, ठीक है। और मेरा एक सजेशन आपसे ये भी होगा इसके अंदर
कि अपना ऑप्शनल जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि पिछली बार हमारे साकेत ने मेंस लिखा, साकेत का मेरे ख्याल से 20 नंबर से मेंस रह गया, 20 नंबर से उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया बेचारे का, ठीक है। 734 है आई गेस कट ऑफ, और उसका स्कोर है 714, और इस बार उसका प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इसमें डिसहार्टन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बार का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है पेपर के अंदर, और बहुत से बच्चों का, जैसे कि अब्दुल्ला, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर, यस सर। अच्छा अब्दुल्ला, एक चीज, हमारे जो दोस्त लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि आप दिल्ली रहते हो, ठीक है, तो दिल्ली का क्या माहौल है इस बार के पेपर को लेकर के? सर पेपर तो ऑब्वियसली बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था ना, मतलब नॉलेज बेस पे नहीं सॉल्व होने वाला था, रेदर जिसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब उसी में से जिसने 95 प्लस अटेम्प्ट किए हैं या 95 अटेम्प्ट किया है उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। वो भी कोई भी 100 प्लस नहीं है। मैं 100 भी प्लस जिस कोचिंग में, जी जी, आरसीएस में भी 100 प्लस बहुत रेयर है, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था सर। नॉलेज का गेम नहीं था यहाँ पे ट्रिक का ही गेम था, और लक का फैक्टर ज्यादा मेरे को लगा कि लक जिसका अच्छा है वो उस दिन अच्छा करेगा। अच्छा, तो ओवरऑल दिल्ली का माहौल क्या कहता है? जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर हैं, और उन्हें लगता है कि वो दिल्ली से शायद कम प्रिपरेशन किए थे, इसलिए उनका नहीं हुआ। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। दिल्ली में रहने का तो एक ही एडवांटेज है सर कि यहाँ पे कोचिंग्स हैं या फिर मान लीजिए स्टडी मटेरियल है, बट जब क्वेश्चन उस स्टडी मटेरियल से आया ही नहीं या फिर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ एग्जाम में, तो वो दिल्ली का कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे इट्स ऑल अबाउट, प्रिपरेशन से हमारे प्रिपरेशन के मॉडल से या हमारे प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी से कितना डिफरेंस रहा है पेपर में? पीवाईक्यू बहुत हेल्प किया है मेरे को, ऐसा लगता है। मैंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से किया, लास्ट मोमेंट पे 15 दिन मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किया है। जो हमारा ग्रुप था उसमें डिस्कशन हमने 20 दिन पहले लगभग खत्म कर लिया था, 20 अच्छा दिन क्या, एक महीने पहले ही खत्म कर लिया था। अच्छा, और उसके बाद मैंने कौन सा पीवाईक्यू ग्रुप, ही जो पहुंच, आपका वहां का है कि यहाँ? नहीं नहीं नहीं, जो आपने बनवाया अच्छा, था। जो मैंने एलोकेट किया था। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वहां तो पीवाईक्यू किया ही हमने साथ में, मैंने दोबारा भी पीवाईक्यू और अच्छे से किया, और मुझे लगता है कि 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाने थे, हाँ 25 क्वेश्चन लगभग हो जाने थे। हाँ। थोड़ा बहुत स्टैटिक नॉलेज अगर है, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पी वेव एस वेव वाला था एनसीईआरटी से डायरेक्ट था, जो मिनरल वाला क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट था। साइंस टेक में जैसे अग्नि आया था, ब्रह्मोस आया था, वो डायरेक्ट पीटी में भी दिया हुआ है, किसी भी मटेरियल में मिल जाता। तो ऐसे करके और भी क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन तो होने लायक थे, मतलब और बाकी तो एलिमिनेशन ठीक है, मतलब जीएस में बहुत ही कठिन था, लेकिन हाँ मैंने मजेदार पेपर जब था। देखा तो मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जो एलिमिनेशन की टेक्निक्स हमें पता थी, मोस्टली वहां से क्वेश्चन बन रहा था, जहां एक्सट्रीम वर्ड थे वो कट रहे थे, वो रॉन्ग हो रहे थे, जो जी जी इंक्लूसिव स्टेटमेंट था वो राइट हो रहा था, ठीक है। जी जी तो जी। मुझे लगता है कि पेपर के स्टार्ट में अगर आप पैनिक नहीं हुए होते, ठीक है, हम्म, अगर आप कूल ज्यादा रहते और अपने आप को संभाले होते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करते आपको, जैसे कि कई स्टूडेंट्स ने किया भी है। हमारे ही में आपका हम्म, एग्जाम्पल है, आशुतोष है, और दो चार लोग, आकाश है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है पेपर, ठीक है। जी मैं मान जी सकता हूँ कि कुछ लोगों ने, हमारे, मुझे ये नहीं लगता है कि किसी बच्चे ने लेबर या किसी बच्चे ने एफर्ट कम डाला है, एफर्ट बच्चे ने जी डाला है, पर होता है ना कि वो एग्जाम के दिन में सारी प्रिपरेशन उस एग्जाम के दिन के लिए होती है, कि उस एग्जाम के दिन में आप मेंटली कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इतने दिन से सिर्फ उसी को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं या उसी पे पहुंचने की कोशिश करने रहे हैं, राइट? यहाँ पर भी सर, मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिनके यहाँ पे मॉक में स्कोर 140 प्लस तक आ जाते थे, हम्म मतलब बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स, हम्म। तो वो भी कह रहे थे कि एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो वो नॉलेज का गेम नहीं था, इट्स ऑल अबाउट कि उस टाइम माइंड कितना कंट्रोल में है और कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं, वो था। तो मेहनत सभी ने किया है, बस वही है कि उस टाइम किसका चल गया, ऐसा है। मेरा भी वही कहना, और जिनका नहीं हो रहा है उनको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस बात की कॉन्फिडेंस रखिए कि ये जो ट्रेंड है ना, ये अभी कंटिन्यू करेगा अभी, और ठीक है, ये और आगे बढ़ेगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं।
ठीक है, तो मेरा अभिषेक का भी 80 प्लस जा रहा है, ठीक है, और गुड 80 प्लस जिसका भी जा रहा है मेरे ख्याल से बहुत सेफ जोन है ना अब्दुल्ला? क्या मार्केट क्या कहता है उसके बाद? 80 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा सर, 80 81 कह सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सी मुझे भी नहीं सेट भी लगता कि, काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 75 से 78 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ड्रॉप आएगा, ये बात फैक्ट है कि ड्रॉप आएगा, उसमें कोई डाउट यस नहीं है, सर, क्योंकि इसमें से दो रीजन है। एक तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी पेपर की पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि सीसैट आसान नहीं था इस बार। इनफैक्ट बहुत सीसैट ज्यादा की टफ था। इंटेंसिटी पिछले बार से ज्यादा टफ थी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ रिमार्केबली गिरेगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि यूपीएससी डेलिबरेटली उसे ना गिराना चाहता हो ताकि उसके प्रेस्टीज का सवाल हो जाए, ठीक है, कि 60 65 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स लेकर के बच्चे को पास कर रहे हैं, या 60 नंबर कोई क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करने लग जाए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी को अपने ईगो पे इस बात को लेना चाहिए, जो फैक्चुअल प्रीमाइसिस पे जो बच्चे ने स्कोर किया, भाई बच्चा कम स्कोर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा खराब है, आपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा रखी हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा। अब लॉ के क्वेश्चन में जैसे कि पॉलिटी का क्वेश्चन बना है, एक मेरे पुराने आईपीएस हैं, तो उनसे बात हो रही थी, और मेरे ख्याल से अगर जोशना यू आर देयर, अगर जोशना है वहां पे, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Good afternoon. आपके ही फादर से बात हो रही थी जोशना, जी, his sir. father retired IAS officer, recently got retired, less than a year happened of his retirement, 1 साल से भी कम ही हुआ है टाइम रिटायरमेंट का, ठीक है। तो जोशना के फादर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज और बहुत ही बारीक चीज पॉइंट आउट करी, जो मैं अभी तक के एनालिसिस में मिस कर गया था, कि सर ऐसा लगता है ना, उन्होंने कहा कि सर ऐसा लगता है ना कि पेपर जो है ना, यूपीएससी का पेपर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफिसर का पेपर बनाया है। पॉलिटी के क्वेश्चन आप देखो, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है पूछने का, कोई मतलब नहीं है पूछने का वहां पे। मतलब लॉ ऑफिसर क्या करेगा, या तो फिर वो उसको बोल दो कि बस सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ये सारी चीजें तुम पढ़ के आ जाओ, सीपीसी सीआरपीसी पढ़ के आना, हम तुमको एकेडमी में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि एकेडमी में उसी चीज को पढ़ाया जाता है। और जब एकेडमी में पहुंचेंगे ना, तो आपका एक मेजर सब्जेक्ट लॉ है, उसके अंदर बहुत मेजर सब्जेक्ट है लॉ। तो ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है, ना कि यूपीएससी का एग्जाम। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी यूपीएससी ने बना के रखी है ना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, नाइदर उन्हें भी हेल्प नहीं करेगा और हमें भी हेल्प नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्हें बड़े अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ अ कैंडिडेट मिल रहे। अब जैसे कि मेरे पास ही, मेरे ही फ्रेंड में से, सर्कल में से और जानने वालों में से 5 ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीसैट, और जीएस में भी खराब परफॉर्मेंस हो गया। उन्होंने पिछले हर स्टूडेंट 2 से 3 इंटरव्यू दे रखा है, 2 से 3 इंटरव्यू उसने दिया हुआ है, डिस्पाइट दैट उसका नहीं हुआ है। और तुम्हें ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे इस साल जिन्होंने पहली बार दिया है और मेंस का पता नहीं है, मेंस एकदम हवा में है, ठीक है, मेंस एकदम हवा में है, मेंस का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्लियर हो रहा है। क्यों? ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। तो इनको एक सस्टेन कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उनका रेशियो एक्चुअली गिर गया है इस बार। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूपीएससी ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द रूल। अब जैसे कि अगर आप पेपर को देखें बहुत गौर से, तो जो आईआर जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है, उसको बहुत बेनिफिट हुआ है पीएसआईआर ऑप्शनल वाले, क्योंकि करंट के जितने क्वेश्चन उसने बनाए हैं सब पीएसआईआर से रिलेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल, तो आप इजीली 20-22 क्वेश्चन करके चले आओगे। तो ये क्या हो गया कि ये एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे टू सेट द पेपर। आपको वो लेजिट कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कभी, जिसके फिर आप कहते हो कि सर वो लेजिट कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हम पिछले 3 साल से हम जो है जितने भी हम वैकेंसीज निकालते हैं उससे कम हम सिलेक्शन ले रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि आप वैसा पेपर नहीं बना रहे, जिससे बच्चों की मेंटल स्ट्रेस या बच्चों का जो एक लेवल पे जिसको पहुंच करके उसे डील करना चाहिए चीजों को, वो डील नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट हो रहा है यूपीएससी के अंदर, एंड दैट इज वेरी डेंजर आई गेस, ठीक है, मुझे लगता है बहुत डेंजर है, डेंजर है। पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे बच्चों ने प्रिपरेशन कम करी है, किसी भी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन आप लोगों ने करी। यूपीएससी की थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है,
थोड़ी भी ज्यादा ही है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और थोड़ा सा आपका मेंटल स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ही के ग्रुप के बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है पहले से। ठीक है, काफी बेटर रहा, और एक बात तो पक्की है कि हर किसी का बेटर रहा है परफॉर्मेंस पहले से, और कुछ इस पोजीशन पे हैं कि वो क्लियर कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ऑब्जर्व करना और समझना। ठीक है, ये बात आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पहुंचा सकती है। अभी जिसने इवैल्यूएट कर दिया है और इवैल्यूएट नहीं करना चाहता है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अरे काहे रिजल्ट का वेट कर रहे हो? 80+ स्कोर है ना, तो रुको अभी। सीसैट के सवाल 2-4 इधर उधर होते हैं अभिषेक, सीसैट वाले 2-4 सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, प्रिपरेशन करो। अभी 10 दिन के अंदर तो रिजल्ट आ ही जाएगा, मैक्सिमम 10-20 तक के रिजल्ट मैक्सिमम आ जाएगा। अब प्रिपेयर करते रहिए इसी पेस से। ठीक है, हम लोग कल से मेंस स्टार्ट करेंगे, तो मेंस के डिस्कशन पे पहुंचते हैं, जिसमें मैं ट्रिनिटी ऑफ मेंस समझा रहा था आपको कि ऑप्शनल GS4 और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शनल के लिए मैंने आपको एक बेहतरीन, मतलब एक मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेटर है वो ये है कि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है इसमें। और एक चीज और है, जो आपका नोट्स है ना, नोट्स, ठीक है, नोट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका नोट्स इतने पेजेस में बन जाए, ठीक है, कि आप 2 घंटे के ड्यूरेशन पे उसको रिवाइज कर लें। एटलीस्ट पूरा नोट्स अगर ना रिवाइज कर पाए तो कीवर्ड्स रिवाइज करके सब पे चले जाए। ठीक है, स्कॉलर्स का नाम, कीवर्ड्स जो क्या है, जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनके नाम, तो वो चीजें रिवाइज हो जाए उसके अंदर। तो अभी जो आपके नोट्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके नोट्स उस लेवल पे नहीं होंगे कि वो 2 घंटे में रिवीजन हो जाए। ठीक है, पहला। मेरे जनरली क्या होता है ना कि जो ये वाला हिस्सा का नोट बनता है, फाइनल नोट्स इसको कहते हैं हम लोग, बहुत क्रिप्स और फाइनल नोट्स बनता है। ये जनरली बच्चा बनाता है अगस्त के महीने में। मेरा आपसे क्या कहना है कि इसको अगस्त में ना बना करके इसे आप बना दीजिए जुलाई के अंदर ही। कैसे भी करके आप जुलाई तक पहुंच कर अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट करिए कि आप जुलाई तक इसको बना दे, जुलाई एंड तक के, और आप पूरा अगस्त का महीना इसको रिवाइज करिए और साथ में वैल्यू एडिशन कर लीजिए। और सितंबर में जब 1 सितंबर लगेगा तो कुछ भी ऐड नया मत करना, वहां से खाली इसको रिवाइज कर, और कोशिश करना कि एक दिन में एक पेपर एटलीस्ट रिवाइज हो जाए, और लास्ट वीक में एक दिन में दोनों पेपर रिवाइज होने की कोशिश करें अलॉन्ग विद GS। ठीक है, GS के साथ। तो ये ऑप्शनल के लिए मेरा आपसे सजेशन है। ठीक है, अब आते हैं, मूव करते हैं GS4 के पेपर। GS4 के पेपर में 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो उसका जो है केस स्टडी है, ठीक है, और दूसरा उसका थियरी है। ठीक है, तो केस स्टडी अप्रोक्सीमेटली आधा पेपर है, 120-30 मार्क्स का आएगा, और ये भी 120-30 मार्क्स का आएगा। ठीक, 130 मार्क्स का, या अगर ये 120 आया तो 130 आएगा, ये 130 आया तो दूसरा 120 आएगा। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा। ओके, मार्क्स यहाँ मिलेंगे आपको ज्यादा। लास्ट ईयर साकेत का क्या हो गया था कि एक केस स्टडी छूट गई थी उससे। अगर उससे एक केस स्टडी ना छूटी होती तो एटलीस्ट उसे 10 मार्क्स तो मिलता केस स्टडी में, क्योंकि साकेत के स्कोर 100+ है। ठीक है, तो इसका मतलब 35 का पेपर अच्छा लिखा है उसने, 100 के आसपास है इसके। एक तो वहां मिलता उसको, दिस इज वन थिंग। और एक कहीं पे उसने क्वेश्चन, थियरी वाले क्वेश्चन में जो है उसने ज्यादा वो कर दिया। इनफैक्ट उसका ऐसे में भी दिक्कत हुआ। एक ऐसे में अच्छे नंबर मिले, जिस ऐसे में सोच रहा था कि अच्छे मिलेंगे उसमें कम मिला, जिसमें सोच रहा था कि उसमें नहीं मिलेंगे उसमें मिल गए। ये 2 डिफरेंसेस आए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस स्टडी पे ज्यादा स्ट्रेस करना। मेरा ये जनरल सजेशन होता है बच्चों से कि जब एग्जाम हॉल में पहुंचो तो थियरी के बजाय पहले केस स्टडी करो। अच्छा, केस स्टडी की लास्ट ईयर भी हमने क्लास करी थी और हम इस साल भी क्लास करेंगे। ठीक है, हम इस साल भी केस स्टडी पे क्लास करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नए बच्चे हैं, तो आई हैव टू डू दैट। ओके, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। थियरी वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ टारगेट हमें बनाना है कि भाई एटलीस्ट 70 मार्क्स यहाँ मिल जाए 6 केस स्टडी में, 70 नंबर। ठीक है, कोशिश ये करना है कि 6 केस स्टडी में 70 नंबर तक पहुंच जाया जाए, और थियरी में एटलीस्ट 50 से 60 के बीच में रहा जाए, ताकि मेरा स्कोर जो है, आपका स्कोर 130, 120, 130 के आसपास जाए। ठीक है,
ये आपको बहुत एडवांटेज देगा। एथिक्स का पेपर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। एथिक्स के पेपर के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि एथिक्स के पेपर को ज्यादा लूसिड रखो और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रखो। आंसर्स को इंटरेक्टिव, थियरी डालनी है लेकिन उसको बहुत प्रैक्टिकल और इंटरेक्टिव रखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल को यूज करो, ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होती है। ओके, रही बात ऐसे की, तो ऐसे की प्रिपरेशन जो है काफी हद तक की सबकी है। अब्दुल्ला, ऐसे की प्रिपरेशन कैसी है आपकी? सर अभी तक तो जितने ऐसे लिखे हैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, टाइम विद इन टाइम भी लिख लेता हूँ, और तो जितने बहुत आपने लिखते थे, उसका इवैल्यूएट क्या किए थे हुआ? सर। यस सर। आप बहुत लिखते थे, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ, वो लिमिट में आ गया सर। वो आ गया लिमिट में? हाँ, यस यस यस, अब कंसाइज हो गया वो? 1000, यस यस 1100 तक आ जाता है। अच्छा, ठीक है, बेटर। ठीक है, वो यस कंसाइज होना सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप बहुत लिखते थे, 1500 वर्ड लिखते थे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 और 1100 वर्ड भी लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। इनफैक्ट जी जी। बहुत प्रिसाइज रहता है, तो बहुत टू द पॉइंट रहता है हमारा, इजंट दैट? यस सर। ठीक है। यस सर। और यस यहाँ पे तो केस स्टडी कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे कि आकाश भी केस स्टडी, सॉरी, आकाश भी ऐसे अच्छा लिखता है, आई नो। ठीक है, भाग्या ऐसे अच्छा लिखती हैं। ठीक है, श्रवणी, जोशना ऐसे अच्छा लिखती है, पर जोशना अभी भी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक लिखती है, बट दैट कैन बी वर्कड ऑन। आशुतोष अच्छा लिखता है ऐसे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तस्नीम बहुत कोशिश कर रही है बहुत अच्छा लिखने की। ठीक है, दैट इज अ वंडरफुल पार्ट। तो ऐसे के लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिख करके आएंगे, ठीक है, तो आप ये भूल जाइएगा कि कौन सा ऐसे आपने अच्छा लिखा है और कौन सा आपने खराब लिखा है। मतलब मैंने मेजॉरिटी केसेस में देखा है कि जिसने जिस ऐसे को बोला है कि अच्छा लिखा है, उसको ऐसे में उसमें नंबर नहीं आए, और जिसने बोला यार मेरा ऐसे चला गया, पता नहीं कैसे चला गया, उसके अक्सर नंबर अच्छे मिले हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है। ठीक है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है ऐसे के पेपर में। ठीक है, तो मेरा आपसे ये होगा कहना कि हम लोग अब फिलोसफिकल ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिलोसफिकल ऐसे इस वीक में भी फिलोसफिकल ऐसे एक होगा, क्लास नहीं होगी, खाली इस वीक में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग फिलोसफिकल ऐसे को समझते कैसे हैं और वहां पे उस ऐसे को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे ही पढ़ने का तुक है, क्योंकि जिस हिसाब से यूपीएससी चल रहा है ना, हमको तो लगता है अगले साल वो 8 के 8 फिलोसफिकल दे देगा, और मुझे लगता है दे भी देना चाहिए। अगर 8 के 8 फिलोसफिकल ऐसे दे देगा तो मैं यूपीएससी के, इस बात के लिए मैं यूपीएससी के साथ हूँ कि हाँ, उसको करना चाहिए फिलोसफिकल ऐसे। ठीक है, देना चाहिए, फिलोसफिकल ऐसे ही बेटर है। तो इस वीक में पहला जो संडे भी जो संडे पड़ेगा, उस वीक में 11th को, तो उस वीक में जो फिलोसफिकल ऐसे आप लिखिए, आप अपनी मर्जी से लिखिए जो आपको समझ में आता है। उसकी क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ऐसे की क्लास। ठीक है, और हम लोग ज्यादातर डिस्कशन फिलोसफिकल ऐसे पे ही रखेंगे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज, अब ये हो गया आपका ट्रिनिटी ऑफ मेंस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू 750 मार्क्स के हमारे पास में क्वेश्चन है। इस 750 मार्क्स का आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक्चुअली में गलती मत करना। इसमें जो है लास्ट टाइम भी, इसको अभी से प्रिपरेशन और इसकी प्रिपरेशन और इसका तरीका अभी से लेकर के चलो। ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट वाला, जैसे कि अब्दुल्ला है, आकाश, अब्दुल्ला एंड अदर पीपल, लेट मी टॉक टू आशुतोष। आशुतोष, यस सर। हाँ आशुतोष, जो 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी याद है या भूल गए? क्या था सर? हाँ, क्या है? 10 मार्कर्स और 20 मार्कर्स में से दो क्वेश्चंस चूज करने हैं, जिसमें एटलीस्ट 60 मार्क हमें चाहिए। आई मीन जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे JS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी या हिस्ट्री और सोसाइटी कोई। और 10 मार्कर्स और 20 मार्कर्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से दो क्वेश्चंस पिक करना है और एटलीस्ट उसमें 60% स्कोर करना है। 60%? उसके बाद जो 60% ऑफ मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद उसके बाद जो मीडियम एवरेज लेवल की क्वेश्चंस है उसमें मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है दो 40 भी क्वेश्चंस तो में। चलेगा, 40 इज आल्सो फाइन। यस सर, यस सर। उसके बाद
30% और फिर लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस जो नो आइडियाज हैं उनमें एटलीस्ट 30% मार्क्स आ जाएंगे। जो तो भी मतलब हमें 5 हर पेपर में 5 जो सब्जेक्ट हैं, हमारे 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट हमें अच्छे से तैयार करना, बहुत अच्छे से, ठीक है, कि क्वेश्चन आए तो मिस ना हो हमसे, हमें पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, ये पता चलता है, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने इस पे काफी मेहनत करी थी, ठीक है। मेरा ये सजेशन होगा यहाँ पे कि जो आपका ऑप्शनल है ना, वो एक सब्जेक्ट तो आपको रखना ही है अपने पास में, ठीक है। तो पूरे इसमें से कोई 1 ही 2 जगह होगी जहां आपका ऑप्शन पेपर टकराएगा, ज्यादा टकराएगा नहीं ज्यादा जगह पे। दूसरा ना, कि करंट कंपैटिबिलिटी भी ऑप्शन की चेक कर लेना, ठीक है, कि सॉरी सब्जेक्ट की कितनी करंट, जैसे कि सोसाइटी के अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे सोसाइटी के जो आपको हवा भी नहीं लग रही होगी कि कैसे चल रहा है। जैसे कि इस बार लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बहस है, पहला। दूसरा, सेम एज मैरिज के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा, डिवोर्स जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जो है मेजर डिवोर्स उस सेगमेंट में हो रहे हैं जहां पर लव मैरिज हो रही है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि इंडियन एथॉस से, इंडियन कल्चर से उसे एसोसिएट कर दें, ठीक है। और हो सकता है कि लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को वो उठा करके वेस्टर्न उसमें डोमेन में डाल करके वो पूछे। तो ये कुछ क्वेश्चन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी याद रखना। हालांकि मैं अभी जब भी मैं सब्जेक्ट बिगिन करूंगा ना, तो मैं सब्जेक्ट के साथ में इन डेप्थ डिस्कशन हम कर लेंगे कि सब्जेक्ट में क्या पॉसिबिलिटी और क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये पेपर अभी डिस्कशन खत्म होगा तो आई मूव टू एथिक्स के लिए। कल से आपका एथिक्स चालू होगा, ठीक है। एथिक्स ही हम पहले चालू करेंगे और हर दिन, तो ये आप ध्यान में रख करके हर जीएस में 2 पिक करिएगा और आपको याद होगा ये बहुत अच्छे से, ठीक है, कि 2 सब्जेक्ट मुझे पिक करना है जिसमें मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करना। बाकी 3 सब्जेक्ट अगर मैं एवरेज भी तैयार करके गया तो आई कैन फेच अ गुड मार्क्स इन दैट, ठीक है। अच्छे मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स मुझे मिल जाएंगे इस बार। जैसे कि एक आध सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको यूपीएससी बहुत ज्यादा गिराता है, उनमें से GS4 नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। GS4 को यूपीएससी कभी भी डाउन स्केलिंग या स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन नहीं करता। देखो, इस साल GS3 को किया उसने, इसके लिए तो GS3 के अगर मार्क्स देखोगे तो किसी के अच्छे नहीं है, टॉपर के भी 100 क्रॉस नहीं है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना होगा आपसे कि कोई भी 3 में से एक सब्जेक्ट को गिराएगा, 4 सब्जेक्ट पे GS4 को गिरा ही नहीं सकता है और ना वो गिराएगा, क्योंकि GS4 से उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलेगा। बाकी तीनों पेपर फैक्ट डोमिनेटेड है और हालांकि GS4 ज्यादा एनालिटिकल है, फैक्ट का एरिया कम है उसके अंदर, तो वो उसको कभी नहीं गिराएगा, ना ही उसको डाउन स्केलिंग करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। GS1 2 3 को किसी ना किसी साल, हर साल किसी ना किसी को गिराता है, कभी GS1 को गिरा देगा, कभी 2 को गिरा देगा, कभी 3 को गिरा देगा, ठीक है। टीना डाबी की ईयर में GS2 को गिरा दिया था उसने काफी, टीना डाबी का भी 100 क्रॉस नहीं हुआ था GS2 के पेपर, ठीक है, अंडरस्टैंड। और GS3 को इस साल गिराया है, हो सकता है एक और पीछे भी उसने GS1 को भी गिराया है, तो एक आध बार तो गिराएगा जिसमें आपका 100 क्रॉस नहीं करेगा। करेगा तो बहुत अच्छी, अगर 100 क्रॉस करा इसका मतलब आप 130 प्लस के स्टूडेंट थे, ठीक है, 130-40 के स्टूडेंट थे, उसने 100 पे ले आया आप, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटेजी याद रखनी है, उसे भूलना नहीं, ठीक है। अभी नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एथिक्स। एथिक्स की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा कल है, कल से हमारा एथिक्स बिगिन होगा। तो एथिक्स के 2 डायमेंशन है, एक है थ्योरी पार्ट और एक है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी हमारे आइडेंटिफाई किए हुए 2 रिसोर्सेस जो हमने आइडेंटिफाई किए। एक रिसोर्स मैं अभी ऐड करूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो केस स्टडी के लिए मोस्ट प्रोबेबली ऐड करूंगा और 2 वीक आपका चलेगा एटलीस्ट, मेरे ख्याल से एथिक्स आपका 2 वीक चलेगा, हम 2 वीक चलाएंगे या 10 दिन चलाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। रिसोर्सेस, 2 रिसोर्सेस हैं, एक तो हमारे पास में DK बालाजी है, ओके, वो हमारा रिसोर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, और दूसरा है मुदित जैन है, मुदित जैन, ठीक है। 2 है हमारे पास। इसमें एक ऐड होगा लुकमान IAS का नोट्स, लुकमान IAS, ठीक है, और स्पेशली उसका केस स्टडी वाला पार्ट ऐड होगा, ठीक है, केस स्टडी वाला, अंडरस्टैंड।
तो सिर्फ मैं ये ऐड करूंगा अभी, और अभी नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक में ऐड करूंगा इसको, ठीक है। या तो नेक्स्ट वीक में ऐड करूंगा या तो फिर मैं रिवीजन के टाइम पे ऐड करूंगा इसको, ठीक है। मैं कहीं एक जगह पे इसे ऐड करूंगा, बहुत रिलायबल सोर्स है ये आपके लिए, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए हमारे पास में ये डोमेन है, और केस स्टडी के हमारे पास में लेक्चर्स, केस स्टडी के लेक्चर्स, ठीक है, जो हमारे होंगे केस स्टडी के लेक्चर्स, ठीक है। अब थियरी के पार्ट में हमारे पास में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक है थियरी जो हमारी साइकोलॉजिकल एथिक्स के बारे में बात करता है, जो हमारा बेसिकली यूनिट 1 से लेकर के 4 तक है मेरे ख्याल से, चेक करिएगा एक बार। एक है फिलोसफिकल एथिक्स, ठीक है। उसमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड इंडियन फिलोसोफर्स हैं। वेस्टर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्लेटो इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल इंपॉर्टेंट है, सोक्रेट्स इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली इंपॉर्टेंट है, रॉल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि इस बार रूसियो भी पूछ ले, ठीक है। नित्जे इंपॉर्टेंट है, ओके, नित्जे भी इंपॉर्टेंट है, एंड नित्जे, इमैनुअल कांट इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल कांट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसी एक का क्वेश्चन पक्का आएगा। इंडिया में गांधी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गांधी है, गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें गांधी में जरूर मिलेगा, यूपीएससी का फेवरेट है गांधी, अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, then we have Aurobindo Ghosh, M.N. Roy, ठीक है, M.N. Roy, और कुछ नॉर्मल कोट्स होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। M.N. रॉय, स्वामी विवेकानंद, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप वो भी ले सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय भी, मोहन रॉय, और एक है जस्टिस, एक जस्टिस है ना, क्या नाम है उनका, रानडे, एमजी रानडे, एमजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लास्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस बोलो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, जो मैंने लास्ट टाइम ऐड नहीं करी लेकिन मैं इस बार ऐड करूंगा, वो है सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है ना, एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और इसे पढ़ के जाना है, इसे ओवरलुक करके नहीं जाना है, ठीक है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इसे ओवरलुक नहीं करना, ठीक, ये पढ़ना है हमें, और मैं शेड्यूल कर दूंगा, आपके शेड्यूल में आएगा ये, ठीक है। इसे हमें इस बार ओवरलुक नहीं करना है। कुछ इसके अलावा एथिक्स में जबकि हमको मार्क्स इंक्रीज करना है, तो आईआईपीए के कुछ जर्नल्स के आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स के आर्टिकल्स, वो भी मैं आपको दूंगा, और कमिटी ऑन एथिक्स, ठीक है, कमिटी ऑन एथिक्स होती है, जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एथिक्स बनती है, मैं उस पर भी दूंगा आपको आर्टिकल। कुछ आर्टिकल जो होंगे या क्रक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, मैं खाली उतना आपको जरूर दूंगा, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है। ये और ये एथिक्स इन गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि कॉर्पोरेट, इस बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? उसके पीछे रीजन है, पहला है अदानी, सबसे बड़ा रीजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए,
एक और इम्पोर्टेंट है सरोगेसी, इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसके ऊपर लॉ पास हुआ है, ठीक है, सरोगेसी पे। अंडरस्टैंड? कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफॉल्टर के वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी जो होती है उसकी वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसका हुआ है अभी रिसेंटली, गो एयरवेज का हुआ है, ठीक है, याद रखना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरटीआई दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर आई आउटलाइन द ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसमें ही आउटलाइन कर दूंगा इस बार के, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आउटलाइन होंगे, ठीक है। आपका पूरा शेड्यूल कैसे चलेगा, ठीक है, आपको ऑप्शनल के लिए अपना टाइम खुद चूज करना है, ठीक है, पहला, ठीक। जीएस का शेड्यूल रहेगा, मान लो हमारा एथिक्स चल रहा है, ठीक है, तो आपको 10 बजे 10 PM में 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ मेंस के 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखना है और सबमिट करना है, ठीक है, सबमिटेड, ठीक है, लिख के सबमिट करना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? आप उसे लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। एथिक्स इन द, एक तो एथिक्स का, जीएस का ऐसा होगा, और एक सिंगल टॉपिक आपको दिया जाएगा, सिंगल टॉपिक कोई भी, ठीक है, जिसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करना है, ठीक है, उसके सारे डायमेंशंस में लिख दूंगा, और जो पुराने बच्चे उनको पता है कि इसको डील कैसे करना है, ठीक है, एक सिंगल टॉपिक होगा आपके लिए, या वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल बी द एंटायर स्ट्रेटेजी एवरी संडे। अब्दुल्ला, एवरी संडे, हाँ, डू नॉट फॉरगेट अब्दुल्ला एंड अदर पीपल एज वेल। यस सर, संडे टेस्ट, 2 टेस्ट होंगे हर संडे को मिनिमम। एक होगा ऐसे का टेस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट, एक ऐसे और एक जीएस का टेस्ट, ठीक है, ऐसे और जीएस का टेस्ट। फाइन, अंडरस्टूड, ठीक है ना। ये पूरा आपका मैकेनिज्म चलेगा 3 महीने तक। अगर मान लो इन केस आपका रिजल्ट आया और आपका नहीं हुआ, तो जो भी यहाँ था, जो मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहता है, मुझे इन्फॉर्म कर दे, मैं उसे जो है 24 के ग्रुप में डाल दूंगा। वो हम चालू करेंगे 12 जून से, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 12 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसे जरा भी डाउट है वो इसको पहले कंटिन्यू करे जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन, ठीक है, ओके, भाग्या। यस सर। हाँ भाग्या, अब आपने फोन किया था और मैं बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन मैं कर नहीं पाया आपको। हाँ, पूछिए। हेलो सर। हाँ भाग्या, you tell me, you were calling. I tried to call you, but your phone is off. Sir, that was like my phone. It fall down. That was the problem, sir. अच्छा. So, what is the latest status? Sir, I have checked my score, sir. It is 81. 81. Yes, sir. Why you But are sir, calling? sir, one unfortunate thing that happened with me was I unknowingly marked some 6 to 7 questions. Like I have left the 66 question, but I unknowingly marked it upward. So it costed me some 10 to 11 marks. So I don't know whether I would clear this time. CSAT was fine for me, sir. I mean 6 to 7 question that you have marked, that is beyond 81 marks that you are getting, right? Yes, sir. So that is unknown. The marks, the actual calculation is unknown to you, right? Yes, sir. But I have lost those questions because I have marked it like 1 question upwards. Sorry. Sir, I just meant that if I left the 66 question, unknowingly I marked the 67th in 66th place itself. So like that, following some 6 to 7 questions, I marked in the same manner. So I've lost some marks there itself. And after every deduction and calculation, my score is 81, sir. After all the deduction and calculation. Yes, sir. So what do you say, peoples? What is the status? Should Bhagya, what should Bhagya do? Should she prepare? हो जाएगा सर।
नहीं तो हो 81 जाएगा? तो बहुत है। हाँ हाँ फॉर श्योर हो जाएगा। श्योर है? मेंस के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए सर। आकाश, आकाश यू स्लीपिंग? नींद आ रही है? No sir, not sleeping. नॉजिएटेड फील कर रहे हो? No, not at all. देखो जिंदगी जो है ना एग्जाम से बहुत बड़ी है ना? जिंदगी जो है, मुझे अभिषेक का शेर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक ने काफी अच्छा शेर लिखा है। बहुत अच्छा शेर लिखा था अभिषेक ने, एंड आई वुड लाइक टू रिसाइट दैट शेर। क्या लिखा था अभिषेक ने? लेट मी just give me 1 minute. वो बहुत अच्छा लिखा है एक्चुअली में। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, ठीक है। किसी का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी अपनी पर्सनालिटी की पॉजिटिविटी, ठीक है। सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए, कि आप चीजों को लेकर के कितना पॉजिटिव, ठीक है, राइट। तो यू शुड नॉट वरी। भाग्या, मैं एक बात बताऊं भाग्या आपको, इफ यू डोंट माइंड। Sir, can you please say it in English, sir? I love it. I cannot read that in English. Somebody translate it. ठीक है. What I mean is, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. I'll ask some question to you. You tell me one thing. Are you not in this time of exam? I think you are too panic. Sir, after seeing this, I was literally panicked, and not also that. there was, Before the exam also, yeah, you to some were extent. highly panicked. Yes, sir, to some extent. And you think that, you just think over it. If you would not have been so panicked, if you have been so relaxed, so what do you think? Will you not be the score that you have right now? It might be a different score. Yes, sir, my score would have increased. Like, anyway, I would be able to score some 101, 102, because I have worked on this paper after being in my home. I was able to solve most of the questions. I was able to eliminate the options. I was able to understand what actually the examiner meant in the question. So with a calm mind, I was able to do it. You were actually, and the way you talked to me the day before yesterday, and in the morning, it also the way we have a conversation. I thought, should I suggest something to Bhavya or not? But I take the things for granted. Okay, she is a mature girl. She will try and understand the position. But I think you have overthinked a lot at that time. Okay. But fortunately, I also think that you are in a safe zone. And I'm very happy that you are in a safe zone. Okay. It's a safe zone actually, 81 score. It's a safe area. So what I'll say, Bhagya, you are a good in writing skill आपकी अच्छी है. इनफैक्ट मेरे सारे स्टूडेंट की अच्छी है राइटिंग स्किल. ठीक है. होता है ना कि कुछ अच्छे होते हैं और कुछ थोड़े और अच्छे होते हैं. ठीक है. क्यों तस्नीम, सही बात है. हाँ सर बिल्कुल. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े और अच्छे होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे होते हैं. The way we categorize the good. This is how we categorize the good. ठीक है. तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही सजेशन है, डू नॉट पैनिक. कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है. मुझ पे ट्रस्ट एक पैसे का मत करो. डोंट ट्रस्ट मी फॉर अ सिंगल पेनी. जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. Yes, sir. Have a trust on yourself, everyone. If not this year, then next year. And next year, you will give your best. ठीक है. Those who are writing, I really hope and I really admire कि आप यहाँ तक पहुंचे. आप उस जोन को क्रॉस कर रहे हैं. आप इस सेफ जोन पे खड़े होने के बाद में, जितने लोग आज सेफ जोन पे खड़े हैं, ठीक है, जितने भी लोग, जैसे आशुतोष है. आशुतोष,
You are in a safe zone, I guess, so far. Whatever I have. Yes, sir. How do you feel you are in a safe zone? So far, still the result is not out. I know the real excitement will come once you have the result in your hand. But despite that, the feeling is very different. And I'll tell you, those students who are able to clear the prelims this year, despite the margin that you have with respect to the cutoff, I just want to say one thing. That is your hard, dedicated work that you have put in. And those who are unable to qualify, that is my mistake. Okay, that was my problem. That was my concern. I might have shortfall in some areas where I am not able to make you clear this UPSC preparation prelims wala. Okay, so I'll take a full responsibility. Those who are unable to clear it. ठीक है, I'll take a full responsibility. ठीक है, जिनका क्लियर नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर में आप अगर ट्रस्ट रखना चाहते हैं तो आपका कॉल है, मर्जी आपकी है. ठीक है, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा आपको, खाली मुझे बता दीजिएगा. I'll start from 12th, the 2020, and I'll tell you one more thing. This time preparation for 2024 will be much different from the last year preparation. Because of this sudden changes, I have also learned some lessons from the UPSC, and I'll try to overcome that problems that we will be we will not be facing such problem. I'll try to recorrect my fault lines also and try to give you the maximum output as possible. Okay, so I'll end my class in here itself. Anybody have any question, they can ask me right now. Okay. Crew, drop me a message with respect to if you have scored the marks, drop me a message. Bhagya and other people who are very close to the cutoff, ठीक है, जैसे नकीब है cutoff के close है, अभिषेक है cutoff के close है, आशुतोष है, अब्दुल्ला है, और भी लोग हैं मेरे ख्याल से. ठीक है, जो काफी हैं बच्चे जो cutoff के बहुत नजदीक हैं. ठीक है, तो please all these people trust on yourself. Okay, खुद पे trust करो. Sachin है first time. Tasneem, I know that you are close to the cutoff, right, Tasneem? ठीक है, मुझे पता चला है. I have asked योगेश से, मैंने बात किया था तो मुझे पता चला कि you are close to the cutoff. So just trust on yourself, start your preparation. ठीक है, holiday period is done. Okay, वो सब खत्म हो गया. सलमान क्या हुआ? सलमान तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है? सलमान चेक किया आपने? सलमान ये अलग अलग की अलग अलग आंसर है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल मतलब 70 के अराउंड आ रहा है. 70 के अराउंड आ रहा है. ठीक है, तुम्हारा पेपर मेरे पास में आया था. लास्ट में कुछ बेसिक मिस्टेक्स हुए हैं तुम्हारे पेपर में. सर वही मैं देख रहा था, मतलब नहीं होनी चाहिए. वो बहुत ब्लंडर हुआ है सर. वो मतलब मुझे अलग ही जून में चला गया था, मैं लास्ट में वो देख रहा था, मैं उसी की वजह से मेरा फंस रहा है. तुम्हारा पेपर लास्ट में ही एक्चुअली में गड़बड़ हुआ है. शुरू में तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा निकला आज से. मतलब शुरू के 50-60 क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतर किया तुमने. मतलब जितने भी 50-60 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट लिए हैं ना, 60-70 इनफैक्ट के जो अटेम्प्ट लिए हैं तुमने, काफी अच्छा गया है उसके अंदर. लेकिन 70 के बाद का जो अटेम्प्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि उसमें तुम्हारे आंसर्स मांग है ना मेरे पास में. यस सर. तो उसमें काफी मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स हुए हैं, और उस चीजों को हमने कई बार डिस्कस किया है ना. वो थोड़े से हुए हैं, बट होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, फिर भी होप करो, कंटिन्यू करो. तुम्हें कंटिन्यू 24 वाले में करना है वहां कर लो, 23 में करना है वहां कर लो, नो प्रॉब्लम विथ मी. आप सारे इतने वैल्यूएबल स्टूडेंट हो ना कि मैं खोना नहीं चाहता किसी को. ठीक है, मैं किसी को खोना नहीं चाहता. 1 मिनट देना मुझे. एक कॉल थोड़ा मैं देख लेता हूँ. हेलो बडी, वन स्मॉल रिक्वेस्ट. आप लोग कौन सा आंसर की फॉलो कर रहे हैं जनरली, इन जनरल? कौन सा आंसर की एक दृष्टि का आप देख सकते हो?
ठीक है, ओके सर। मेरा लेक्चर भी है, उसमें 2 करेक्शंस हैं, एक करेक्शन है और एक लेक्चर का करेक्शन है जो कि जो बॉर्डर सॉरी नेबरिंग कंट्री का जो पूछा था इसका, यूक्रेन का, वो क्वेश्चन में करेक्शन है, और दूसरा करेक्शन बोल रहे हैं ऐसा सब, ठीक है, कि मोहम्मद शाह होगा, वो दी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद बेगारा मैंने उसमें बोला है आंसर, लेकिन उसे क्लैरिटी एक्चुअली नहीं मिल रही कि किसकी है, ठीक है, क्योंकि सीज होता है 1546 में, और महमूद बेगारा डाई सॉरी मोहम्मद शाह डाई हो जाता है 1535-36 में। तो उसके बाद गया कौन बना वो क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर ही, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक डाइसी वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का करेक्शन है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, यू कैन चेक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक है उसके अंदर लगभग, यू कैन चेक दृष्टि, यू कैन गो विद दृष्टि। मैं देख रहा हूँ इस बार बहुत डिस्प्यूट है क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस वाला, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन में, ठीक है, उसका आंसर ए ही है, ठीक है, ए के सिवा उसका आंसर नहीं है कोई भी। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो सर मैंने 1-2 आंसर कीज में देखा सर, उन्होंने लिखा फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैंने कहा कोर्ट ने बोला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और ये कैसे कह रहे हैं कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है सर। मैं तो खुद उस पर एकदम श्योर हूँ कि वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। वो बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों की टीम है वो गलत बोल रहे हैं वो लोग, और मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि उसका आंसर वही है जो मैंने बोला है, ठीक है। इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है फिर, और मेरे ख्याल से जिसका PSIR है उसे पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। सर अप्रोच में थोड़े चेंजेस करने हुए हैं क्या? अगर मतलब नेक्स्ट बार के लिए, मतलब मैं नोट डाउन कर रहा था अभी, इस बार अगली बार भूल जाऊंगा। कैसे? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत देख इन्होंने करेक्ट दे रखा है, तो मतलब फैक्ट में उतना जाना, फैक्ट में उतना जाना मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह सही रहे हैं? रहेगा सर? मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट दी है इन्होंने, और हाँ, उसको सही दे दिया, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं हम लोग से कि मतलब उसको याद रखे आदमी, या तो उसको छोड़ना होगा या फिर मैं उसको आपको ग्लिम्स proper- देना नहीं चाहता था, पर मैं आपको दे देता हूँ ग्लिम्स, ठीक है। जनरली हम क्या करते थे, पहले मेंस करते थे, राइट, ठीक है, और हम दिसंबर के आसपास में हम लोग प्रीलिम्स स्टार्ट करते थे, ठीक है ना, करेक्ट है। 2023 में हमने यही किया था, प्रीलिम्स स्टार्ट किया था। अच्छा, वो अप्रोच, उस अप्रोच का एक रीजन था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चेंज कर देगा अचानक से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ग्लिम्स दे देता हूँ कि 24 में क्या करेंगे हम लोग। जो 24 है 2024 में, उसमें 12 से स्टार्ट होगा, और 12 से प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड ही चलेगा, दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में चलेगा। प्रीलिम्स का बहुत थोड़ा सा एरिया देंगे हम आपको, बहुत थोड़ा सा, मतलब मान लो कि हम आपको कह रहे हैं कि गुप्ता पीरियड पढ़ने के लिए, तो गुप्ता में हो सकता है कि हम आप सिर्फ इतना ही कहें कि गुप्ता के पीरियड में खाली मैप को देख लो कि मैप में क्या है, गुप्ता का एरिया कौन कौन सा है, कौन सा कैपिटल है, और सराउंड बॉर्डर किससे कर रहा है गुप्ता, ठीक है। इतना ही देंगे खाली, हाँ ठीक, इतना ही करो। तो हमें क्या है ना कि जो चीज हम 5 महीना पहले कर रहे थे, 5 महीने में जो चीज काम करने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरा साल करेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में हुआ क्या है कि फैक्चुअल पोजीशन ज्यादा बढ़ गया है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की ज्यादा ज्यादा बढ़ाई गई है, तो वो 5 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। मुझे समझ में, इस पेपर को लेकर के मुझे समझ में आ गया कि ये वहाँ 5 महीने के ड्यूरेशन नहीं हो सकता, इसे हमें बहुत थोड़ा 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 करके लेके जाना पड़ेगा। और हम मेंस दिसंबर तक करेंगे, और फिर मेंस दिसंबर में बंद करके फिर हम पूरा फुल फ्लेजली प्रीलिम्स पे, एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस करने लग जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं। और दूसरा आपको हेडअप से भी दे देता हूँ कि जो एवरी वीक हमारा टेस्ट होता है ना, वो दोनों होगा, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, ठीक है। प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा, दोनों ही टेस्ट होगा संडे के दिन, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा, मैंने काफी हद तक के मैंने इस बार अप्रोच को बदल दिया है, क्योंकि अब ऑप्शन के बेस में हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं। PYQ हमें हेल्प करेगा, और PYQ हम करेंगे भी, और हमें हेल्प भी अच्छा करेगा PYQ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन PYQ के साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम, जैसे कि हिस्ट्री के जो NCERT, हिस्ट्री के जो मॉडर्न इंडिया के जो, सॉरी मिडिवल इंडिया के जो क्वेश्चन है, जो एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा है और वो पूरा फैक्ट बेस है, ठीक है। और दूसरी चीज
हिज करंट अफेयर। करंट अफेयर 11 से, अभी मेरे पास एक्चुअली मैंने स्टार्ट 11 से ही करना है, अभी नहीं करूंगा। 11 से 11 जून से सुबह में मेरा लेक्चर होगा। मैं खुद ही मैं खुद ही न्यूज़पेपर आपसे डिस्कस करूंगा मॉर्निंग में, ठीक है, एक 8-9 बजे के टाइम पे, ठीक है, मॉर्निंग के ड्यूरेशन में। और वही करंट अफेयर रात में भी होगा, ठीक है, रात में भी होगा, नाइट टाइम पे भी होगा। उसके पीछे रीजन है कि मॉर्निंग वाले में मैं कुछ टॉपिक्स आउटलाइन कर दूंगा कि ये टॉपिक पे आज बात करना है। पूरे दिन में उस पे नोट्स तो आपको मिलेगा, मतलब हमारा जो करंट अफेयर है वो आपको उतना ही बनेगा ही, करंट अफेयर उतना आपको देंगे। और लास्ट में रात में एमसीक्यूज और उस पे फैक्चुअल पार्ट पे डिस्कशन मतलब वो पूरा न्यूज एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो ये दो चीजें इनकॉर्पोरेट होगी पूरे, ये जो फंडामेंटल चेंजेस है ना हमारे अप्रोच में, ये फंडामेंटल चेंजेस आएंगे इस बार 24 में। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो न्यूज़पेपर को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। हम लोग जनरली 2 न्यूज़पेपर कवर करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों एक ही दिन में, और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। क्योंकि एक न्यूज़पेपर से मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ होगा, ठीक है, काफी चेंज हो रहा है चीजें, अंडरस्टैंड। तो ये 2 चेंजेस, मेजर चेंजेस हैं जो 24 में होने, 24 के प्रिपरेशन में होने वाले हैं, ठीक है। अब वो कितना भी दाएं बाएं जाएं फर्क नहीं पड़ता हमको, हमें पता है कि क्या करना है हमें, ठीक है। सलमान, आई गेस आई हैव एड्रेस्ड योर कंसर्न कुछ हद तक के। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नहीं है तो ऑल द बेस्ट। कल से हम एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने एथिक्स पढ़ा था, किताब पढ़ के हमने नोट्स बनाया होगा। मेरा आपसे सजेशन है नोट्स पढ़ो, सिर्फ किताब। अगर नोट्स में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो ही किताब की तरफ जाना, अदरवाइज जस्ट रीड द बुक, रीड योर नोट्स। उस नोट्स को बार बार पढ़ो और उस नोट्स को क्वेश्चन में लाने के ट्राई करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, आपको अलग से कुछ क्वेश्चन लिख करके सबमिट करना है, दैट आल्सो यू कैन डू, ओके। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। आपको जितने क्वेश्चंस लिख करके सबमिट करना है आप उतने क्वेश्चन लिख करके सबमिट कर सकते हो। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, ओके। तो हम लोग बंद करें क्लास, आप लोग भी जाइए पढ़ना। आज थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए पढ़ाई का, एंड विल स्टार्ट। आज अपनी स्ट्रैटेजी, आज के दिन अगर गैप मिला है तो अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्शनल के लिए बना लीजिए, ठीक है। गॉट इट? चलिए, टेक केयर। कल आपको जो टॉपिक मिलेगा फिलोसॉफिकल एसे का डोमेन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ताकि आपको लिखना लेकिन फिलोसॉफिकल एसे ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दूंगा फिलोसॉफिकल एसे ही, ठीक है। चलिए, टेक केयर। सर, हाँ सर क्लासेस किस टाइमिंग पे रहेंगी सर? मैं बताऊंगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा ना एक बार इकरा के कुछ क्लासेस हैं वो शेड्यूल हो जाए एक बार टाइमिंग, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा क्लासेस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, टेक केयर। ठीक है, चले सब लोग, ऑल ऑफ यू, टेक केयर। चलो, टेक केयर, बाय, टेक केयर।